जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब लोगों को आवाज़ आ रही है? अच्छा जी। तो अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले जो है आई विल वेट, ताकि क्योंकि आज काफ़ी देर से बाद क्लासेस शुरू हुई हैं, तो अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बी लेट इन क्लास। तो जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे देन आई विल स्टार्ट माय ओन इंट्रोडक्शन। उससे पहले द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज डू इज टेक द स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन। ठीक है? तो फराज, अजीज़ुद्दीन, अमार, अलीना, हफ्सा, हनान, हंसा, बिलाल, रामीन, वेलकम टू पैक। अब मैं, क्योंकि आज दोनों की मिक्स क्लास है, ऑनलाइन स्कूल ऑफ लर्निंग की भी और गार्डन टाउन के रेगुलर स्टूडेंट्स की भी, तो दोनों को वेलकम। ठीक है? अच्छा जी। अब आपके जो अभी स्क्रीन के ऊपर नेम्स आ रहे हैं ना, उसके सीक्वेंस में मैं चलती हूँ, और आप सबसे जो है सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि आपके नाम तो इंट्रोडक्शन में आ रहे हैं कि आपके सब्जेक्ट्स इस मरतबा कौन कौन से हैं, क्योंकि जो गार्डन टाउन के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके तो शायद C3 के ही सब्जेक्ट्स होंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अपनी शुरुआत, अपनी बिगिनिंग ठीक करें। अगर हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है ऑडिट के साथ बाकी सब्जेक्ट्स का, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी रख लेते हैं, तो इवेंचुअली सारे सब्जेक्ट्स सफ़र करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है ऑडिट के साथ। जी, तो अब सबसे पहले सुभान का नाम सबसे टॉप पर चला गया, लेकिन मैं पहले फराज से पूछती हूँ। जी फराज, सैयद मोहम्मद फराज अली, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हैं आपके इस मरतबा? जितने में फराज हमें बताते हैं उतने में आप सबको पता है कि इस मरतबा कोरोना कितना ज़्यादा पंजाब में स्प्रेड हुआ है। ठीक है? तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एहतियात 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 करें सब लोग एज़ मच एज़ पॉसिबल, क्योंकि अब कोरोना का स्प्रेड इसीलिए बहुत ज़्यादा है बिकॉज लोग केयर नहीं कर रहे जो पहले वो कर रहे थे पिछले साल। जी फराज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी फराज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, चलें अजीज़ुद्दीन, आप बता दें आपके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस क्या हैं। आपसे शुरू कर लेते हैं। जी फराज, मैंने आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पूछे थे बेटे। कॉस्ट एंड ऑडिट, चलें दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। तो प्रॉब्ली आपके यही सब्जेक्ट्स रह गए होंगे। जी अजीज़ुद्दीन और अमार, आपके क्या कॉम्बिनेशन हैं? ठीक हो गया। अमार के 7 8 9 है, यही लास्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। जी अली हैदर, वालेकुम अस्सलाम, आपका भी नाम टॉप पर है और सुभान का। आप दोनों भी बता दें कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या हैं। तो जो गार्डन टाउन के स्टूडेंट्स हैं उनके तो यूजुअली 7 8 9 ही होगा, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास के होते हैं उनके यूजुअली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस चेक करने पड़ते हैं पहले।
ठीक है, सुभान आप भी बता दें। अली हो गए, फराज, अजीज, अमार। अमार आपने बता दिया जी। अलीना और बिलाल, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके? सुभान का भी हो गया, वेरी गुड। FR2 कॉस्ट एंड ऑडिट, ठीक हो गया। तो अभी तक तकरीबन लोग 7, 8, 9 में ही चल रहे हैं जी। बिलाल का भी C3 हो गया जी। साद और हफ्सा आप भी बता दें। C3 तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो गार्डन टाउन के ही हैं। 6, 7, 8, 9। अच्छा, 6 कौन सा वाला जी? अच्छा, 6 टैक्स भी आपका साथ साथ। सिर्फ यही सब्जेक्ट्स रह गए आपके प्रॉब्लली, इसीलिए आपने इतना बड़ा कॉम्बिनेशन रखा है। ठीक है, हसनैन 4, 7 और 9। 4 क्या है हसनैन? और आपने ये कॉम्बिनेशन क्यों रखा है? बीच में से कुछ गायब क्यों हो गए? आपके सब्जेक्ट्स पास हो गए हैं बीच में से? DM रखा हुआ आपने ऑडिट के साथ, बाकी आपके पास है हसनैन। अच्छा जी, अब खनसा और अब्दुल्ला आपकी बारी। क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके? 7, 8, 9, C3, कैप 5 का पेपर दिया हुआ है, ठीक हो गया हसनैन। अच्छा जी, और मज़हर और अमीन आप दोनों भी बता दें। अच्छा, लॉ, कॉस्ट और ऑडिट। रामीन आपके और कोई सब्जेक्ट्स नहीं है? 7, 8, 9 ठीक हो गया मज़हर। अच्छा, आपने बाकी 3 पेपर्स दिए हुए हैं, ठीक हो गया। तो काफ़ी सारी थ्योरी रामीन आपने इकट्ठी कर ली, लेकिन चलें कोशिश करें जल्दी जल्दी इसको करने की। जी फराज आप रह गए, आप भी जल्दी से बता दें कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है। तो जो गार्डन टाउन के स्टूडेंट्स हैं उनसे तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी सून एज द गवर्नमेंट अलाउज इट, एज सून एज द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन। तो थैंक्स टू कोरोना जो है, एवरीबडी हैज़ हैड टू गो ऑनलाइन। ऑनलाइन स्कूल ऑफ लर्निंग हमारा 5 साल पहले शुरू हुआ था, और हर बंदा ना अजीब सी शक्ल बना के मुझे पूछता होता था, मिस आप ऑनलाइन कैसे पढ़ाती हैं? तो अब मुझे बड़ी हंसी आती है कि अब जो है वो पूरी दुनिया को ही ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। तो अब सबको पता चल गया है, पहले बड़ा एक सीक्रेट सा होता था हमारा कि ऑनलाइन कैसे पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, इवन जो स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग के नहीं हैं, जो गार्डन टाउन के स्टूडेंट्स हैं उनको भी वेलकम। ठीक है, तो आप सबका इंट्रोडक्शन मैंने ले लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर कोई और लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे तो उनका भी हम इंट्रो ले लेंगे। हमादुल्लाह ने आई थिंक हमें ज्वाइन किया है। आई थिंक हमाद का नाम मुझे और नज़र आ रहा है जी। हमाद आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हैं? तो आप में से ज़्यादातर कितने लोग गार्डन टाउन कैंपस वाले हैं और कितने लोग जो हैं वो ऑनलाइन वाले हैं? कैफ 8, 9, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो गार्डन टाउन कैंपस के हैं, कुछ लोग जो हैं वो ऑनलाइन स्कूल ऑफ लर्निंग के हैं, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात भी होगी सून। अच्छा जी, और मैं ये भी कोशिश करूँगी कि सून अपनी वीडियो भी ऑन करूँ, ठीक है। तो आज क्योंकि हमने जो है काफ़ी सारी बातें करनी है कि हमने कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम स्लाइड्स पे काम चलाएंगे। अच्छा जी, तो अच्छा हसनैन अगर आपने वीडियो ऑन नहीं करनी तो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये देखें कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है। अभी हम लोग ऑनलाइन चीज़ों पे इतने कॉन्फिडेंट नहीं भी हुए। क्लास में, रेगुलर क्लास में हम शक्ल दिखा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में शक्ल दिखाना थोड़ा
कैमरे के सामने आना था ना, हमें ऐसा लगता है जैसे हम शायद टीवी के कैमरे के सामने आ रहे हैं, किसी मूवी कैमरे के सामने आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में बहुत स्प्रेड हो जाएगा, वाइड स्प्रेड हो जाएगा। तो आप सबका इंट्रोडक्शन लेने के बाद मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो यही है कि मेरा नाम है मिस हुमा अहमद, ठीक है। और मैं बचपन से पैक में ही होती हूँ, पैक में ही पढ़ा रही हूँ बहुत अरसे से, ठीक है। ठीक हो गया हसनैन, कोई मसला नहीं। तो जब ऑनलाइन शुरू हुआ तब से मैं ऑनलाइन में तब से पढ़ा रही हूँ। रेगुलर मैं कभी लेती हूँ और कभी नहीं लेती, और कभी कोरोना आ जाता है, ठीक है। तो रेगुलर में मैं कुछ सेशंस में ऑनलाइन लेती हूँ, कुछ सेशंस में रेगुलर भी लेती हूँ। बाकी अभी आपको 1-2 क्लासें लेके बाकी पता चल ही जाएगा कि किस तरह की टीचर हूँ मैं, ठीक है। बाकी तो मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, बस एक रेपुटेशन में ना मेरी रेपुटेशन बड़ी नोटोरियस ख़राब है। वो ये है कि बच्चे कहते हैं मिस आप टेस्ट बहुत लेती हैं, बहुत टेस्ट लेती हैं। और आगे मैं उसकी रीज़न भी डिस्कस करूँगी कि मैं इतना ज़्यादा टेस्ट क्यों लेती हूँ। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको इतनी आदत डाल दूँ टेस्ट देने की, इतनी आदत डाल दूँ कि आपको ICAP का पेपर जो है ना वो मुश्किल न लगे। और नहीं हनान, फाइन्स मैं करती थी, अब नहीं करती फाइन्स। अली डेली टेस्ट होता है, पार्ट वाइज भी और फिर फुल चैप्टर का भी टेस्ट होता है, ठीक है। तो टेस्टों की वजह से मेरी जो है ना बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की रेपुटेशन है। वो इस तरह से कि इस मरतबा भी जब बिजनेस लॉ का पेपर हुआ तो मुझे इतने सारे बच्चों के मैसेज आए, नहीं क्विज के तौर पे नहीं, प्रॉपर टेस्ट होगा अली, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ वो कैसे होगा, ठीक है। ऑनलाइन में हम किस तरह से टेस्ट देते हैं, बिल्कुल जैसे आपका प्रॉपर टेस्ट होता है ना रेगुलर क्लासेस में, इसी तरह आपका ऑनलाइन में भी टेस्ट होगा। तो उन बच्चों ने कहा कि मिस लॉ का पेपर इतना हमें आसान लगा ना, क्योंकि आपने इतनी ड्राफ्टिंग, इतनी टेस्ट लिए हुए थे, ठीक है। हसनैन मर्जी आपकी, देख लें, ट्राई करके देख लें, अगर ज़्यादा मुश्किल लगा तो फिर आप स्विच कर लीजिएगा, छोड़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लॉ में, ऑडिट में, BM में, इकोनॉमिक्स में, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सबसे कम रिजल्ट आता है ICAP का। सबसे कम लॉ का होता है, उसके बाद सेकंड सबसे कम ऑडिट का होता है, और फिर इको का और BM का। हालांकि सब बच्चों को न्यूमेरिकल पेपर पसंद नहीं होता, ठीक है। तो फिर आखिर क्या वजह है कि न्यूमेरिकल में सारे पास हो जाते हैं और थ्योरेटिकल में लोग रह जाते हैं? कोई वजह तो होगी। तो पैक जब भी रिजल्ट्स आते हैं हमेशा एक फैकल्टी मीटिंग होती है। पैक ने बहुत ग्राफ्स बनाए, बड़ा कंपैरिजन किया कि क्या टीचर की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, क्या क्लास की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, क्या क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, क्या रिपीटर्स का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, क्या इवनिंग सेशन का या मॉर्निंग सेशन का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। बड़े उन्होंने कंपैरिजन्स किए, लेकिन इवेंचुअली हमेशा यही डिस्टिल होता है एम्पिरिकली, हमेशा यही पता चला कि बेशक एक ही टीचर 10 सेक्शंस को पढ़ा रहा हो, लेकिन हमेशा उस सेक्शन का रिजल्ट अच्छा आता है जिसमें एक तो चलो 1-2 अच्छे परफॉर्म करने वाले बच्चे हों, क्योंकि जब उनका कंपटीशन होता है ना तो बाकी बच्चे भी उसको देख के अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे मेरी क्लासेस में भी टेस्ट जब 1-2 बच्चे अच्छा देना शुरू कर देते हैं तो बाकी बच्चे भी उनको साथ कंपेयर करके अपना लेवल अप करने की कोशिश करते हैं। दूसरी रीज़न ये है, अभी पिछले दिनों भी मुझे एक पुरानी ऑनलाइन स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि जी मैं 3 थ्योरी के पेपर्स देना चाह रही हूँ इस मरतबा, क्योंकि मुझे थ्योरी बहुत पसंद है तो मैंने डिस्टिंक्शन लेनी है। तो मैंने उनको कहा कि भाई सारी थ्योरी इकट्ठी करना इज नॉट वाइज, या सारे न्यूमेरिकल्स इकट्ठे करना इज ऑल्सो नॉट वाइज। क्यों? क्योंकि थ्योरी में हमेशा रिजल्ट कम आता है, और रीज़न ये है कि न्यूमेरिकल में हम शुरू से ना हमारा तरा जिसको कहते हैं ना निकला होता है, शुरू से हम बहुत डरे हुए होते हैं, वे स्कैर्ड कि पता नहीं इसमें रिजल्ट, ये मुश्किल है, इसमें पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा। हम उसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरा इवेंचुअली क्योंकि क्लास में भी उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही होती है, रोज़ आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे होते हैं, रोज़ होमवर्क मिलता है, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। उसके पास पेपर्स भी यूजुअली आप क्लास में कर चुके होते हैं, ठीक है।
थ्योरी में मसला ही आता है, हमने क्लास में लेक्चर सुना, समझ लिया, ओके फाइन, हमने सोचा काम खत्म हो गया। अब कौन बैठे रोज थ्योरी को पढ़े, रोज उसको याद करे, कितना बोरिंग काम है ना। और फिर इतना टाइम लगता है थ्योरी में, आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो स्पीड बनानी पड़ती है। तो हम न्यूमेरिकल तो बड़े शौक से रोज रखा सामने, पता है कल क्लास में कुछ समझ नहीं आनी न्यूमेरिकल की अगर आज प्रैक्टिस ना किया तो न्यूमेरिकल तो हमने फड़का दिया ऐसे ठा ठू करके। और थ्योरी पड़ी रहती है, अच्छा कल करेंगे, अच्छा वीकेंड पे करेंगे, अच्छा जब टेस्ट आएगा तब करेंगे, अच्छा चलो अब मिड टर्म्स में कर लेंगे। तो वो पढ़ी 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 पढ़ी, इवेंचुअली पता चलता है एग्जाम लीव्स आ गई। और एग्जाम लीव्स में, ठीक है, एग्जाम लीव्स के अंदर हसनैन तजर्बा बड़ी बड़ी चीज़ होती है। तो मैंने तजर्बा करके यही देखा है कि जब कभी भी थ्योरी एक मरतबा याद करने से या 2 मरतबा याद करने से पास नहीं होती, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको क्लास में भी इसको याद कराना है, मैं कोशिश करूंगी, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि क्लास में ही लेक्चर आपको याद हो, अगले दिन के लेक्चर में शुरू में हमने पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर लें, दोबारा आपको याद हो, डेली टेस्ट हो आपका, ताकि आपको मजीद उस पर हो कि कल मैंने याद करके जाना है। और ताकि आपको छोटे छोटे पीसेस में जब याद करने की आदत पड़ेगी तो फिर ही इवेंचुअली आप बड़े टेस्ट की तरफ, वरना हम कहते हैं यार इतना सारा कौन याद करे, नहीं याद हो रहा, बड़ा टाइम लग रहा है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ऑब्वियसली शुरू में आपको आदत भी नहीं होगी, शुरू में बहुत से बच्चे आते हैं मिस ये कैसे याद करना है, ये किस किस्म की किताबें आए क्या आपकी। लेकिन बेटे थ्योरी आप जिंदगी में जो भी पढ़ेंगे, ठीक है, अगर तो आपको कोई नॉवल दे दें, कोई फिक्शन दे दें तो वो तो सारे लोग पढ़ लेंगे, लेकिन थ्योरी कोई काम की बात पढ़नी हो, किसी भी तरह की किताब हो, जी हम ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। थ्योरी जिस तरह मर्जी की भी होना, वो पढ़नी मुश्किल होती है। बेशक आपने कोई नई बड़ी, फॉर एग्जांपल अगर आपने बड़ा कमाल किस्म का फ़ोन ख़रीदा है और आपको मैं कहूँ कि इसका मैनुअल सारा पढ़ना है फिर इसको इस्तेमाल करना है, तो मैनुअल का शायद मुश्किल से पहला सफ़ा आप पढ़ें। इसी तरह जो अक्सर आपने मीम भी देखी होगी कि जब आप जीमेल का अकाउंट बनाते हैं या कोई भी ऑनलाइन अकाउंट बनाते हैं तो एक कितनी लंबी सी लिस्ट आती है टर्म्स एंड कंडीशंस की। क्या आप में से कभी किसी ने उसको पढ़ने की गलती की है? कभी हिम्मत की हो, कभी दिल किया हो? तो कितने लोग हैं? 1 2, अली ने और हसनैन ने पढ़ा, ठीक है। बाकी सारे कहते हैं यार छड्डो, सारे इसको कर रहे हैं तो हम भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बनाओ अकाउंट और काम खत्म करो, ठीक है। तो ऑब्वियसली कुछ लोग पढ़ते हैं, सम पीपल डू हैव द स्टैमिना या इंटरेस्ट या दे वांट टू नो। अभी व्हाट्सएप की भी प्राइवेसी पॉलिसी आई हुई थी, वो पढ़े बगैर ही बहुत से लोगों ने रौला डाल दिया कि पता नहीं प्राइवेसी सेटिंग्स को क्या होने लगा, ठीक है। तो थ्योरी देखें, एक इनबॉर्न इंसान की ना ये हमारी क्वालिटी है कि हमें थ्योरी बड़ी बोरिंग लगती है, ठीक है। लेकिन अब जी बिल्कुल हसनैन, कोई शक नहीं। तो अब पास तो करना ना, ठीक है। तो अंग्रेजी की एक बड़ी मशहूर कहावत है बच्चों कि अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ पूरा दिन कुछ बुरा ना हो तो सुबह सबसे पहले एक मेंढक खा लें। मेंढक यानी डड्डू, यानी फ्रॉग। कहने का मकसद क्या है इस मुहावरे का कि भाई अगर आपने सुबह सुबह खुदा न ख्वास्ता आपको एक मेंढक खाना पड़ जाए तो इससे ज़्यादा बुरा आपके साथ पूरे दिन में क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना कुछ, ठीक है। या खुदा न ख्वास्ता इससे भी गंदी एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलिए छिपकली की कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज सख्त किस्म का ईयू किस्म की गंदी वाली एग्जाम्पल, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ भी ग्रेट अचीव करने के लिए कभी भी टैलेंटेड लोग, इंटेलिजेंट लोग सीए में या किसी भी फील्ड में ज़्यादा आगे नहीं जाते। टैलेंटेड जो बेशक नेचुरली नहीं हसनैन थैंक यू, बस इसी पे हम स्टॉप कर देंगे। कभी भी टैलेंटेड लोग या जीनियस लोग ज़िंदगी में आगे नहीं जाते। ज़िंदगी में सिर्फ वो लोग आगे जाते हैं। आपके साथ क्लास में भी बहुत से टैलेंटेड या जीनियस किस्म के बच्चे होंगे जिनको फ़ौरन से चीज़ें याद होती होंगी, लेकिन वो क्लास के टॉपर्स या आउटस्टैंडिंग पोजीशंस नहीं लेते क्योंकि वो कभी पढ़ लिया, कभी ना पढ़ा, कभी दिल किया तो पढ़ लिया। हमेशा पूरी दुनिया में आप किसी भी फील्ड को उठा लें, सिर्फ वो लोग कामयाब होते हैं जो कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं, ठीक है। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल इलॉन मस्क है जो आजकल कुछ अरसे पहले जेफ बेजोस और बिल गेट्स से ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बना था, फिर सेकंड नंबर पे आ गया। तो वो बंदा बहुत ज़्यादा काम करता है, मुसलसल काम करता है, ठीक है।
ज़िंदगी में और ख़ास तौर पे सीए में मैं हमेशा बच्चों को एग्जांपल देती हूँ। लोग कहते हैं जी बड़ी उम्र लग जाती है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। तो हमेशा मैं एग्जांपल देती हूँ कि पेप्सी में एक हज़रत थे जिन्होंने 53 इयर्स की एज में सीए किया, ठीक है। तो आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि इस उम्र में सीए करके जब उनका सीए हो गया तो उन्होंने आपके ख्याल से सबसे पहला काम क्या किया होगा? हैं, खुशी के मारे उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया होगा जब उनकी आधी उम्र तो गुजर, आधी क्या 60 एवरेज एज होती है, अगर उन्होंने 53 साल, जी खनसा रोए रोए हुए होंगे आपके ख्याल से रोए होंगे। तो सबसे पहले बच्चों उन्होंने अपने बाल लगवाए, ठीक है। यानी वो बेचारे सीए करते करते फारिगुल बाल हो चुके थे, ठीक है। तो दैट इज ट्रू। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जिनकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जिन्होंने फ़ॉरेन से, क्योंकि सीए में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, उन्होंने फ़ॉरेन से पैसे कमा कर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। लेकिन ये बात याद रखें, हमेशा 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 सीए वो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, बेशक उनके 3-3 4-4 बच्चे भी हो जाएं, जो लगे रहते हैं इसके पीछे कि हमने ये करके छोड़ना, ठीक है। बाकी हर बंदे के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। ऑब्वियसली कुछ लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कुछ के ऊपर ज़्यादा बर्डन्स होते हैं। लेकिन मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर मैं हमेशा शेयर करती हूँ बच्चों के साथ कि मेरी जो सबसे पहली ऑनलाइन क्लास थी उसमें ताहिर एक होते थे और उनके क्लास के पीछे से कभी उनका माइक ऑन रह जाए तो उनके बच्चों की आवाज़ भी आती होती थी और वो अपने छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाते होते थे, मतलब उनको भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे और वो पेपर भी पास कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह अफगानिस्तान में पीडब्ल्यूसी में अफगानिस्तान में एक फर्म में एक बच्चा था जो पठान था और है पाकिस्तानी, लेकिन वो अफगानिस्तान में इसलिए गया था कि ऑब्वियसली वहाँ पर आपको रिम्यूनरेशन ज़्यादा मिल रही थी। तो बहुत एक और बच्ची थी 1-2 सेशंस पहले सबा, जो साथ इंजीनियरिंग भी करी थी, कही थी इंजीनियरिंग मेरे पेरेंट्स का ख्वाब था और सीए मेरा शौक था, तो मैं दोनों कर रही हूँ, ठीक है। तो जिंदगी में इस तरह के लोग जो है ना, जो कहते हैं कि हमने जो मर्जी हो जाए इसको करके छोड़ना है, ठीक है। और तकरीबन कोई बहुत ही रेयर ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हों सीए के अंदर, वरना अगर कैफ तक आप फर्स्ट अटेम्प्टर हैं भी तो सी फैप में कहीं ना कहीं भी आपको धक्का लग जाता होता है, कहीं ना कहीं आपका रेफरल, कहीं ना कहीं आपका पेपर फेल हो जाता है। तो जो लोग इस फेलियर को दिल पे नहीं लगाते, जो अना का मसला नहीं बनाते, जो कंसिस्टेंट रहते हैं ना, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं याद होगा, आहिस्ता आहिस्ता याद होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज द की सीए में, ठीक है। कभी भी इंटेलिजेंस मैटर नहीं करती, मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ। जी मैं हसनैन अपनी भी देती हूँ और उससे पहले मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि अभी 2-3 साल पहले इकोनॉमिक्स में एक डिस्टिंक्शन आई सर सुहेल अख्तर के एक स्टूडेंट की, और सब टीचर्स ने डिस्कस किया फैकल्टी मीटिंग में कि ये बच्चा मुश्किल से, इसके मैट्रिक में 60% मार्क्स थे, ठीक है, मुश्किल से पास हुआ था मैट्रिक में, और एफएससी में भी बस पूरा पूरा ही पास हुआ था। लेकिन जब उसने सोच लिया कि भाई मैंने अच्छे नंबरों से अब पास होना है, मैंने ज़िंदगी को अब सीरियसली लेना है, तो उसने 1 साल में पूरा कैफ किया और उसने इकोनॉमिक्स में डिस्टिंक्शन भी ली, और उसके बारे में डिस्कस किया गया कि अगर ये 1 साल में ना करता, 2 साल में या 1.5 साल में करता, ठीक है, तो 1 साल या 2 साल में करता तो इसकी इससे भी ज़्यादा डिस्टिंक्शन आती, ठीक है। तो जब आपने सोच लिया होता है, व्हेन यू पुट अप योर माइंड अप फॉर समथिंग, अगर आप कह लेते हैं कि भाई मैंने मेहनत करनी है, मैंने काम करके रहना है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो अचीव हो जाता है, ठीक है। तो मेरी अपनी एग्जांपल भी देती हूँ। मैंने आर्टिकल्स के अंदर अंदर क्वालिफाई किया था, लेकिन ये नहीं है कि मैं कभी फेल नहीं हुई। मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं कैफ में भी फेल हुई, मैं सी फैप में भी फेल हुई, लेकिन कैफ में मैंने तब 2 साल में ही होता था, तब 1.5 साल में हार्डली कोई 1-2 बच्चे होते थे। तो लेकिन ये था कि जब भी मैं फेल होती थी तो अगली अटेम्प्ट में मैं पिछला पेपर भी और अगले पेपर भी जो सारे होते थे वो सारे साथ ही क्वालिफाई शुक्र है हो जाते थे, ठीक है। तो अगर आप सोच लें कि आपने करना है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हो जाएगा।
हसनैन मुझे आपकी बात समझ नहीं लगी। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात दूसरी ये कि इस मुल्क में जैसे कहते हैं कि भाई आर्मी सब कुछ करा रही है, एस्टैब्लिशमेंट हर चीज़ के पीछे है, तो कभी आप लोगों ने सोचा कि आखिर आर्मी इतनी सक्सेसफुल क्यों है इस मुल्क के अंदर? आखिर उनके पास ऐसा क्या है? या जिन्होंने इस मुल्क को बनाया था, कायदे आजम ने, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं वो बात की थी, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अच्छा, ठीक हो गया उसने। ठीक है जी अली, वेरी नाइस। स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल साथ उनकी है, लेकिन कोई भी बंदा अगर स्ट्रैटेजाइज करे, प्लान बनाए, तो वो प्लान कामयाब तब तक नहीं होता जब तक डिसिप्लिन ना हो। तो एक जो फेलियर की सबसे बड़ी रीजन, यूनिटी तो अली से तार बड़ी होती है। जब पेपर सारे कर रहे होते हैं तो बड़ी कोशिश करते हैं कि एग्जाम हॉल में भी बड़ी यूनिटी से पेपर करें, इधर देख उधर देख, हैं यूनिटी तो वहां पे भी बड़ी होती है। लेकिन एक तो फेथ होना चाहिए अपनी एबिलिटीज में कि भाई ये मैं कर सकता हूँ। दूसरा, बच्चों, कामयाब जिंदगी में कोई भी कामयाबी अचीव करने के लिए डिसिप्लिन इज द की। जितने भी डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं, जब उन सब से पूछा गया कि भाई आप कितने घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, तो अभी तक जितने डिस्टिंक्शन होल्डर्स को मैंने देखा है, कुछ ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन हैं, जैसे अमल गुल रेस थी, जैसे मोहम्मद साद थे, फिर इसी तरह ऑडिट में एक बच्चा था जो हमारा टीए भी रह चुका है, उसकी भी डिस्टिंक्शन थी। तो जब भी मैंने उनसे पूछा, और मैंने खुद भी उनको ऑब्जर्व किया, भाई वो हर फंक्शन पे आई कैप के, किसी की भी फर्म में शादी हो उस पर बैठे होते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा बाहर भी जाना है, सोशलाइज भी करना है, तो आखिर वो कैसे डिस्टिंक्शन ले लेते थे? उन सब ने कहा कि बस हम पढ़ते 1 घंटे से ज़्यादा नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को, लेकिन हमने बस ये मुख्तस कर लिया कि रोज़ हमने इसको कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो राफे, जिसकी ऑडिट में डिस्टिंक्शन थी, जो टीए भी था, उसके बारे में मैंने मिस रूथ से, जो हमारी कोऑर्डिनेटर है, बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो बच्चा है ना, ये बहुत शरारती है, बहुत सोशलाइज करता है, लेकिन इसकी ये क्वालिटी है कि इसने जिस दिन डिस्टिंक्शन भी लेने जानी होती है तो ये कहता है कि मेरी जो क्लास मिस हुई है, ये जो टेस्ट मिस हुआ ना, वो मुझे आप दोबारा से रखें और मैंने वो देना, ठीक है। तो सिर्फ ये क्वालिटी है डिस्टिंक्शन होल्डर्स की कि वो कंसिस्टेंटली रोजाना के रोजाना एक टाइम टेबल को फॉलो करके मेहनत करते हैं। उनको पता है कि हमने रोजाना का काम करना है, छोड़ना नहीं। दैट इज द ओनली डिफरेंस, यकीन करें, ठीक है। तो शुरू की क्लासेस में ख़ास तौर पे जो रमज़ान का सेशन होता है, ये जो सितंबर का सेशन होता है, क्योंकि आपको पता है आगे रमज़ान में आपकी रूटीन भी बहुत हिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है क्लासेस के साथ। तो प्लीज़ डे 1 से, एक तो मैं आपके टेस्ट शुरू करूंगी, और दूसरा डे 1 से मैं आपको बार बार कहूंगी कि अपना एक टाइम टेबल सेट करें। अब टाइम टेबल के लिए कुछ लोग कहते हैं कि जी कितने घंटे पढ़ें, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे? नहीं, 4 घंटे, 5 घंटे, बस जितनी आपकी क्लासेस हैं बस उतने ही घंटे पढ़ लें। लेकिन शुरू दिन से अपना एक कमरा सेट करें। जैसे ऑनलाइन के लिए आपको पता है कि आपने कौन से कमरे में बैठ के पढ़ना है ताकि पीछे डिस्टर्बेंस ना हो। वहां पर अपना टाइम टेबल अपने सामने लगाएं बड़ा बड़ा, रोज उसको देखेंगे। ऑब्वियसली आप रोबोट नहीं है, आपको मशीन नहीं है, ठीक है। आप रोजाना एक तरह से नहीं पढ़ सकते, रोजाना सेम घंटे नहीं पढ़ सकते, लेकिन जितना ज्यादा कोशिश करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता फॉलो आपके इनग्रेन होना शुरू हो जाएगा, आप फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो कल आप सबने अपना टाइम टेबल शेयर करना है कि जी हम इतने इतने बजे क्लास लेते हैं और कितने कितने हमने उसके बाद कैसे कैसे पढ़ना होता है, ठीक है। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कामयाबी के लिए, ठीक है। ठीक हो गया हसनैन, लेकिन हॉस्टल वाले फिर मैनेज करना भी सीख लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं किताब की तरफ। अब हमाद ने पूछा था कि मिस हम कौन सी किताब पढ़ेंगे, तो क्योंकि हमने आई कैप का एग्जाम देना है तो हम आई कैप की किताब ही पढ़ेंगे। उसके अलावा आप कोई भी किताब यूज करना चाहें जो आपको आसान लगती है आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आई कैप की किताब से हमने पढ़ना है, हम उसी को कोशिश करेंगे कि उसी को मार्क कर लें कि भाई हमने इसको कैसे आसान बनाना, ठीक है। अब सबसे पहले, जैसे अभी हमने आर्मी की बात की कि वो क्यों कामयाब होते हैं, एक तो डिसिप्लिन है और दूसरा उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी स्ट्रांग होती है। वो सीधी हाथ की दिखा के उल्टे हाथ की मारते हैं, जैसे उन्होंने अभिनंदन के साथ किया, इंडिया के साथ किया, जैसे वो अपोजिशन के साथ खेलते रहते हैं, ठीक है।
तो मुझे ये भी रीज़न ऑफ फेलियर लगती है सीए में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की, कि अभी तक हमारे एफएससी तक, मैट्रिक तक, ए लेवल्स तक जितने भी एग्जाम्स थे ना, वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल होते थे, हमें पता होता था कैसे तैयारी करनी है, कितनी मेहनत करनी है। सीए में बहुत से बच्चों को पहली मरतबा पास पेपर्स करने की आदत पड़ती है, और सीए में सिलेबस किस तरह से चलेगा, आईकैप के एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो किस तरह से चलेगा, हम ये नहीं देखते। तो जब आपको यही नहीं पता कि जिससे आप जंग करने जा रहे हैं, क्या उसने तलवार से जंग करनी है, या वो बंदूक से जंग करेगा, या वो टैंक लेके आएगा, आप पूरी रात तलवार की प्रैक्टिस करते रहे और सुबह वो टैंक लेके आ जाए, तो सुबह क्या होगा, ठा होगा। ऐसे ही है ना। या अगर मैं अक्सर लोगों को, क्योंकि क्रिकेट बड़ी पसंद है, तो क्रिकेट की एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं आपको इंडिया से आपका मैच, और पूरे दिन मैं आपको बताती रहूँ कि इंडिया में कौन से बॉलर ने, कौन से बैट्समैन ने किस तरह से परफॉर्म करना है, पूरा दिन मैं आपको समझाती रहूँ, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए फील्ड में ना लेके जाऊँ, और मैं आपसे कहूँ कि कल आपने मैच जीत के आना, तो क्या आप जीत आएंगे? सब लोग जवाब नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं बाकी लोग? अपनी उंगलियों को जुम्बिश दें, उंगलियां हिलाएं, जवाब दें। ठीक है, इससे आप ऑनलाइन में एक्टिव भी रहते हैं। ठीक है, तो यही बात है कि जब तक आप आईकैप के पेपर में भी एग्जामिनर का माइंडसेट नहीं समझेंगे कि एग्जामिनर ने किस तरह से आपको बॉलिंग करानी है, तो आपकी बैटिंग फेल हो जाएगी। आप जितनी भी अच्छी तैयारी करके जाएं, लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई एग्जामिनर को हमसे चाहिए क्या। तो एग्जामिनर ने हर सब्जेक्ट के अंदर, आप बाकी सब्जेक्ट्स का भी खोल के देख सकते हैं, बिल्कुल शुरू में स्टडी टेक्स्ट के एक मार्क्स ग्रेड दी होती है कि भाई किताब में कितना कितना हिस्सा कौन कौन से चैप्टर से आएगा। और सबसे ज्यादा तरस मुझे उन बच्चों पे आता है जो सारे चैप्टर्स एक जितने तैयार करने की कोशिश करते हैं, या सीक्वेंस में चैप्टर्स तैयार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, जब उसने एक जितने नंबर देने ही नहीं उन चैप्टर से, तो आप सारों पे उस तरह फोकस क्यों करते हैं? ऑब्वियसली आपने कवर तो सारा करना है, लेकिन एक सीक्वेंस से चलना है, एक स्ट्रैटेजी से चलना है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इंडिया हमसे बहुत बड़ा है, उसकी आर्मी हमसे बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, तो आर्मी भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के पास तो उतनी आर्मी नहीं है, हो सकता है हमारे पास उतने न्यूक्लियर वेपन्स भी ना हो। तो हमें स्ट्रैटेजाइज करके चलना पड़ता है कि भाई हमारी आर्मी भी थोड़ी है, हमारे रिसोर्सेज भी थोड़े हैं, और हमने पाकिस्तान के अंदर आर्मी ने सब कुछ, आर्मी ने ही मैनेज करना होता है, फ्लड भी, इलेक्शंस भी, सब कुछ उन्होंने ही करना होता है। तो उनको मैनेज करके चलना पड़ता है कि हमने ये सारे काम कैसे लेकर चलना है। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर 5 मेजर डिविजन्स हैं। सबसे पहले जर्नल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें से 20 नंबर आते हैं। ठीक है, मैं भी आपको चैप्टर वाइज भी बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं अगली स्लाइड में इंशाल्लाह। फिर सबसे बड़ा जो वॉल्यूम है, जो सबसे ज्यादा सफ़े हैं याद करने वाले, वो परफॉर्मेंस के, उनमें से तकरीबन 35 नंबर आते हैं। फिर स्पेसिफिक एरियाज हैं जो छोटे छोटे 3-3 सफ़े के 3-3 सफ़े के टॉपिक्स हैं, और 20 नंबर आसानी से ठक करके इनमें से आ जाते हैं। फिर आईटी है जो हार्डली 5-6 सफ़े की होगी, या 10 सफ़े कर लें, और उसमें से 10 नंबर आने आने हैं। और एथिक्स का चैप्टर है चुनना सा, अब पिछली मरतबा तो वो सप्लीमेंट में और भी चुनना सा हो गया, 3 सफ़े से भी कम हो गया। ठीक है, और उसमें से भी 10 नंबर जरूर आने, और बड़ा कंसेप्चुअल सा सवाल होता है। तो कॉमन सेंस ही कहती है कि भाई अगर सारे चैप्टर्स में से इतने इतने नंबर आने हैं, और कुछ बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनमें से बहुत सारे नंबर इकट्ठे हो सकते हैं, और जो आने ही आने होते हैं, तो कॉमन सेंस तो ये कहती है कि भाई पहले उनको तैयार करना चाहिए, कम से कम टाइम लगा के ज्यादा से ज्यादा नंबर इकट्ठे करें। तो इसीलिए कभी भी मैं सीक्वेंस में नहीं पढ़ाती किताब, कि मैं चैप्टर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे नहीं मैं पढ़ाती। मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि एग्जामिनर ने और हमने, और उसका फायदा ये होता है कि जब हम शुरू में छोटे छोटे मार्क्स कवर करके, मेरा पॉइंटर सो गया बेचारा, एक सेकेंड जी, तो मेरा हमेशा फोकस ये होता है बच्चों जी हसनैन, मैं भी बुक भी खोलती हूँ बेटे, बुक भी दिखाती हूँ अभी आपको, आहिस्ता आहिस्ता, सारा कुछ इकट्ठे थोड़ी दिखा दूंगी, पूरा शो इकट्ठा थोड़ी होगा। ठीक है, चुन्नी सी स्क्रीन पे सारा कुछ थोड़ी नजर आ सकता है।
तो मेरा हमेशा बच्चों आउट ऑफ सीक्वेंस तैयारी कराने का तरीका होता है, और उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आपकी थोड़े से ही टाइम में शुरू में ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि यार इतने नंबर का पेपर तो मैं कवर कर चुका हूँ, और फिर उसका फ़ायदा होता है कि एंड में हम थोड़ी सी रिवीजन का भी टाइम बच जाता है, और एंड वाले टॉपिक्स जो थोड़े ज़्यादा वॉल्यूम के हैं उनमें हम स्लो स्पीड से चल सकते हैं ताकि हमारा उनको आराम आराम से हम याद कर सकें। ठीक है, तो ये अगले स्लाइड के ऊपर जो मैंने पिछली कलर कोडिंग की थी कि जनरल कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हैं चैप्टर 1, 2 एंड 3 में से हैं। परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं येलो कलर में जो बॉक्सेस हैं कि परफॉर्मेंस चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 बड़ी लंबी परफॉर्मेंस है, और आईटी जो है वो सिर्फ चैप्टर 5 में है, और 11, 12 और 14 के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स करके आप 20 नंबर ले सकते हैं, और एथिक्स है ही सिर्फ चैप्टर 13 के अंदर। ठीक है, तो अब आपको ये मेरा सीक्वेंस पता चल जाएगा कि मैं आपको किस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी, ताकि हम पढ़ेंगे हम सारे चैप्टर्स, फोकस और याद हम करेंगे सारे चैप्टर्स, लेकिन शुरू में हम कम से कम कवर करके ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। तो इस स्लाइड को देखने के बाद और इसके साथ जो छोटी सी एनिमेशन लगी है उसको देखने के बाद मुझे बता दें कि मुझे क्या तालियां बजाने की ज़रूरत है, कितने लोग हैं जो बेचारे इस बच्चे की हालत में हैं? तालियां बजाऊं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी? चलें, अभी तक नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों इसके बाद कल से शायद पढ़ जाए, चले कल तालियों की हम बंदोबस्त कर लेंगे। 14 दबक रोशन हो गए देखे। अच्छा चलें, ये आगे बिजनेस लॉ और एमलॉ का आ गया क्योंकि मैंने ये स्लाइड जो है ना मर्ज की थी एक प्रेजेंटेशन देने के लिए। अच्छा जी, अब ये अगला मसला है हमारा जिसको हम डिस्कस करते हैं कि इस बेचारे ने भी कोई तैयारी करनी होगी, और अब ये इतनी सारी कुतुब लेके फिर रहा है कि कौन सी वाली से तैयारी करूं और कौन सी से नहीं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपके पास ये बुक्स के ऑप्शन हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि स्टडी टेक्स्ट से पेपर आना है, मैं आप और जितनी भी बुक्स उसके अलावा हैं जो डिफरेंट टीचर्स के बच्चे मुझे पूछ रहे होते हैं ड्यूरिंग द सेशन, तो ये बात याद रख लें कि जितने भी टीचर्स ने किताबें लिखी हुई हैं उन सब ने स्टडी टेक्स्ट को ही डिफरेंट फॉर्मेट में करके दिखा दिया। स्टडी टेक्स्ट में क्योंकि बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं तो बच्चे को लगता है कि वो ये तो इतना लंबा, इतनी कहानियाँ याद करनी पड़ेंगी। उन टीचर्स ने उन्हीं पैराग्राफ्स को पॉइंट्स में कर दिया या छोटे छोटे ब्रेक्स में कर दिया या डब्बों में डाल दिया, तो बातें वही लिखी हुई हैं उनकी किताबों में भी, लेकिन बस प्रेजेंटेशन चेंज हो गई तो बच्चे सोचते हैं कि नहीं ये शायद ज़्यादा आसान है, लेकिन मोर और लेस सेम लिखा होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो किताबें आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए? किताबें फिलहाल आपके पास स्टडी टेक्स्ट होनी चाहिए ICAP की, और फिर जैसे नीचे सेकंड पॉइंट में लिखा आ रहा है कि चैप्टर वाइज माइंड मैप्स। माइंड मैप्स क्या होंगे? मैं अपने फ़ोन के ऊपर स्क्रीन ऑन करके आपको रोज़ एक समरी बनाया करूँगी आपके साथ, एक छोटा सा ट्री हम बनाया करेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा, ताकि उस दिन के बाद क्लास के बाद आप फ़ौरन से रिवीजन कर सकें और आपको क्लियर हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, और फ़ौरन से याद हो जाए क्लास के बाद कि आज हमने क्या पढ़ा। फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि डेली आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी कि आपने कल टेस्ट देना क्लास में, और क्लास टेस्ट देने के दो तरीके होंगे। एक होगा जी आपका डेली टेस्ट, जी फिजिकल सेशन में भी हंसनैन इंशाल्लाह, उस पर ऑब्वियसली मैं बोर्ड पे बनाया करूँगी। तो जो डेली टेस्ट होगा उसका तो सिंपल सा तरीका ये है कि क्लास में मैं रोज़ सवाल लिखा करूँगी इसी चैट बॉक्स के अंदर, और इसी चैट बॉक्स के अंदर आप लोगों ने सबने रिप्लाईज करने हैं उस सवाल के। मुझे पता चलेगा कौन पढ़ रहा है, किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, किसको थोड़ा धक्का स्टार्ट करने की ज़रूरत है। और फिर जब आप ऑब्वियसली एक दूसरे का टेस्ट देखेंगे तो आपको और शौक पैदा होगा कि बाकी भी कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। ठीक है, तो डेली टेस्ट तो बहुत आसान होगा, चैट बॉक्स के अंदर उसका रिप्लाई करना। और दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि पिछली मरतबा पहली मरतबा ये डाउट्स थे बहुत ज़्यादा सेशन के एंड पे कि क्या इस मरतबा ऑनलाइन पेपर होगा या
इस मरतबा क्या ऑनलाइन पेपर होगा या फिर हार्ड कॉपी फॉर्मेट में पेपर होगा रेगुलर जाकर? तो क्योंकि मैंने बच्चों को बहुत ज़्यादा चैट बॉक्स में भी रिप्लाईज उनसे लिए हुए थे, और क्योंकि मैं उनको बताती हूँ कि आगे सब ऑनलाइन की दौर है और फर्म्स में भी आपने पेपर पे कोई काम नहीं करना, सारा लैपटॉप्स पे काम करना है, तो आपकी ऑटोमेटिकली टाइपिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो अगर खुदा ना खास्ता अब चौथी वेव आए सितंबर में जाकर, जो कि एक्सपेक्टेड है, पता नहीं ये कब वेव्स ख़त्म होंगी, तो अगर ऑनलाइन पेपर भी आ गया तो कोई मसला नहीं, चैट बॉक्स में प्रैक्टिस रखना जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। तो न्यूमेरिकल के पेपर्स के लिए भी ना बच्चों में आपसे ये कहूँगी कि पिछली मरतबा भी बच्चों को इतना डर था कि थ्योरी का पेपर तो फिर भी चलो वो टाइप कर लें, कुछ लोगों की टाइपिंग स्पीड कम है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर कर लें फेब के महीने में। न्यूमेरिकल में पिछली मरतबा एक स्प्रेडशीट थी, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने वो सॉल्व करना था। जी अली, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। जैसे आपको पता है कि ACCA ने 2 साल पहले अपने सारे पेपर्स ऑनलाइन कर दिए थे, तो बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, वो कोरोना से पहले ही ऑनलाइन उन्होंने कर दिए थे और इवेंचुअली ICAP भी कर देगा। तो क्योंकि बच्चों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, सबने सीख लिया, सब ऑनलाइन ही सॉल्व करते हैं। सुभान, वो इतनी सी छोटी सी उम्र में इतने रोग, रुलाएंगे क्या जी। तो इसलिए न्यूमेरिकल में भी जब आप क्लास ले रहे होते हैं ऑनलाइन, अभी तो आपकी ऑनलाइन इस वीक क्लासेस होंगी ना सारी, तो थोड़ी थोड़ी एक्सेल में भी प्रैक्टिस किया करें ताकि अगर खुदा ना खास्ता तब देना पड़ भी जाए ऑनलाइन तो इतनी आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको हो कि हाँ यार मैंने प्रैक्टिस किया हुआ, इतना भी कोई बड़ी कोई साइंस नहीं है, सिर्फ आदत की बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि ACCA उन्होंने कंपलसरी कर दिया था तो बच्चों ने सीख लिया, महीने के अंदर सीख लिया सब कुछ। अच्छा जी, तो ये डेली टेस्ट जो हुआ करेंगे ये इसलिए हुआ करेंगे ताकि वीकली ट्यूसडे को आपका ऑडिट का पेपर होता है ICAP का हर डेट शीट में, तो हर वीक ट्यूसडे को आपका ऑडिट का टेस्ट हुआ करेगा। अपने बाकी टीचर्स को बता दें, तो क्योंकि सारे टीचर्स मंडे को टेस्ट रखते थे, तो ये बहुत पहले भी डिसाइड हो चुका हुआ है कि हर टीचर उसी दिन टेस्ट रखें जिस दिन उसके सब्जेक्ट का पेपर होता है, ताकि बच्चों को शुरू से उस दिन उस टेस्ट देने की आदत हो। ठीक है, तो वीकली आपका टेस्ट हुआ करेगा, जितना कुछ भी आपने पिछले हफ्ते पढ़ा होगा। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी जंग में, किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब आपको यही ना पता हो कि आगे से कितने नंबर का गोला आना है, कितने साइज़ का गोला आना है, कौन से चैप्टर में से आना है, यानी कौन से बंदूक का आना है कि राइफल का आना है कि मशीन गन का आना है। तो मुझे ये आदत है कि मैं जब भी कोई चैप्टर ख़त्म कराती हूँ जी, जब भी कोई चैप्टर ख़त्म कराती हूँ तो मैं साथ ही उसके पास पेपर्स कराती हूँ, ताकि उसी वक्त उस बच्चे को पता हो कि इसमें से बहुत से बच्चे जब चैप्टर शुरू भी होता है तो उनको बड़ी क्यूरोसिटी होती है कि मिस इसमें से सवाल किस तरह से आएगा, और फिर आपको ये पता हो कितने नंबर का सवाल आएगा, कितनी फ्रीक्वेंसी से सवाल आता है, यानी क्या इस अटेम्प्ट में कोई चांस है या हमेशा इस अटेम्प्ट ये इस चैप्टर का हमेशा ठप्पा होता है सवाल। ठीक है, तो हर चैप्टर के फौरन बाद हमने उसके पास पेपर्स प्रैक्टिस कर लेने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे जो महान लोग होते हैं स्पेशली थ्योरी के अंदर, उन्होंने तो चैप्टर ही नहीं याद किया होता, वो भी आखिरी दिन याद करना होता है, तो पास पेपर्स दूर की बात, पास पेपर्स के लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा। तो ये सारे काम मैं आपको करा दूंगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जी पास पेपर्स का सोर्स मैं आपको बताने लगी थी अली, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। पास पेपर्स का सोर्स ये है कि आप सब आज ICAP की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से लेटेस्ट स्टडी टेक्स्ट ऑनलाइन कॉपी करें, डाउनलोड करें वहाँ सारे पास पेपर्स और पास पेपर्स के सजेस्टेड सॉल्यूशंस हैं वो वहाँ से लें। ठीक है, और फिर जब आप साथ साथ मेरे पास पेपर्स करेंगे उन पे साथ साथ मार्क करते जाएं कि ये कौन से टॉपिक है, कौन से टॉपिक है। पहले जो बच्चे ना वो कंप्लेन कहते थे मिस हमसे सॉफ्ट कॉपी में नहीं पढ़ा जाता, बड़े नखरे आते थे मुझे, मिस सॉफ्ट कॉपी में पढ़ते हुए हमें बड़ा अजीब लगता है। तो अब तो सॉफ्ट कॉपी का ज़माना शुरू हो गया कोरोना के बाद। ठीक है जी हसनैन, इस तरह के अमीर बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं ना हमें, इसलिए जी। तो अब सॉफ्ट कॉपी का ज़माना है। ठीक है जी, अब तो ऑडिट टैक्स जितने भी आपने चीज़ें प्रैक्टिस करनी है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वो सब कुछ लैपटॉप पर ही होंगी, तो आप अपने आप को आदत डालें। और फिर जब आप साथ साथ अपने मार्क, और फिर हाँ क्वेश्चन बैंक जो ICAP का स्टडी टेक्स्ट के साथ क्वेश्चन बैंक मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली बहुत सारे सवाल जो हैं
थ्योरी के वो स्ट्रेट एज इट इज क्वेश्चन बैंक में से भी आ रहे हैं, ठीक है। हसनैन, आप आपका साबुन स्लो है क्या है? आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के साथ तरक्की करें डिजिटल एज में। ये जो बच्चे कहते हैं ना, मिस हमसे पढ़ा नहीं जाता सॉफ्ट में, मेरा इतना दिल करता है ना कि ये मुझे कहीं मिले। अगर आपको मैंने व्हाट्सएप पे पूरी किताब भी पढ़ानी हो ना, अगर आपने टिकटॉक पे पूरी किताब भी पढ़नी हो तो आप पढ़ लेंगे हैं। वो इतनी छोटी सी स्क्रीन पे आपसे सब कुछ हो जाता है, सारे एसएमएस, सारे मैसेज, पूरी किताब भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन बस लैपटॉप के ऊपर आपसे नहीं पढ़ा जाता है। जी बिलाल, वेरी गुड क्वेश्चन। तो बिलाल, ये एग्जामिनर के ना मूड पे डिपेंड करता है। जी सुभान, मैं भी उसका भी बताती हूँ। बिलाल का पहले क्वेश्चन लेते हैं, तो किसी और कुछ और भी क्वेश्चन अगर आपके हैं प्लीज तो भेज दें क्लास रैप अप करने से पहले। जी, तो बिलाल ने बेसिकली ये पूछा है कि इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यानी एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब है कि सिनेरियो बेस्ड सवाल कितने सारे होते हैं जिसमें खुद से सोच के लिखना होता है, और याद करके लिखने वाले जिसको हम रट्टा बेस्ड कहते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, फैंसी वर्ड, वो सवाल कितने होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात ये बच्चों की, ये एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, लेकिन रिसेंटली पिछली 3 अटेम्प्ट्स थे उसने काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। नहीं अली, 90% तो नहीं, और फिर ये भी मैटर करता है, कभी कभी वो बिल्कुल सिनेरियो बेस्ड पे चला जाता है, ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड देता है, कभी कम देता है, लेकिन 70-30 और 60-40 के रेशो आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये मैंने आपको बताया जी इज़ा, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरा सवाल आया था, सुभान ने कहा कि रट्टा जो है उससे मेरी जान जाती है, ठीक है। तो सिर्फ आपकी नहीं, सुभान सबकी जाती है, ठीक है। और उसका एक ही तरीका है कि आपको जो चीज़ में मुश्किल लगती है और जो भी करनी ज़रूरी होती है, उसका एक ही तरीका है कि उसको इतने ज़्यादा करें, इतने ज़्यादा करें, इतने ज़्यादा करें कि वो चीज़ आपके लिए आसान बन जाए, ठीक है। उसके अलावा उसका कोई हल नहीं है, ठीक है। दैट इज़ द ओनली वे टू गो अबाउट इट, ठीक है। जी अजीज़, सिनेरियो बेस्ड का मतलब, एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब यही है कि आपने अपनी नॉलेज से लिखना होता है, ठीक है। नहीं हसनैन, उसने ग्रिड में नहीं बताया हुआ कि कितना सिनेरियो बेस्ड और कितना एप्लीकेशन बेस्ड और कितना नॉलेज बेस्ड आएगा, ठीक है। तो अभी जो पिछले टाइम का पेपर आया दैट वाज रिलेटिवली वेरी इजी, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आपका बहुत मुश्किल आएगा। जब पेपर आसान होता है तो मार्किंग भी स्ट्रिक्ट होती है, जब पेपर मुश्किल होता है तो मार्किंग भी आसान होती है। जी लिखना स्टडी टेक्स्ट की टर्म्स में से है, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा जी, तो आज के लेक्चर के एंड पे सुभान, फजर, अहमद, अली, हमाद, अली, अजीज़, अमार, अलीना, बिलाल, साद, हफ्सा, हनान, हसनैन, इज़्ज़ा, खंसा, अब्दुल्ला, मजहर, नुमान, रामीन, सफ़ी, साइम और फराज, जल्दी से अपना एक पेन पेपर निकालें, ठीक है। और आज तो शायद किसी के पास पेन पेपर फ़ौरन से मौजूद ना हो, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं समरीज बनाया करूँगी रोज़ लेक्चर के अंदर, और आप भी जो है समरीज बनाया करेंगे मेरे साथ। तो जल्दी से क्विकली चैट बॉक्स के अंदर समराइज करके बताएं कि आज आपने लेक्चर के अंदर ऑडिट के बारे में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने आपसे कहा है कि रिक्वायरमेंट्स होंगी, किस तरह से हम पढ़ेंगे क्विकली। या आपको रोज़ एक आदत डालनी है कि क्लास के एंड पर रिकॉल करें उस सारी चीज़ को, ताकि आपको याद होना शुरू हो, आपको क्लास में बैठते हुए इतनी एक्टिवली बैठने की आदत पड़े कि आप रोज़ क्लास में याद करें। और वेरी नाइस फराज, ये मैं सुनने की कोशिश कर रही थी, वेरी नाइस। तो बाकियों के रिप्लाईज भी पढ़ें।
अच्छा जी। और दूसरा, हर क्लास के शुरू में हम पिछले लेक्चर के क्वेश्चंस और पिछले लेक्चर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। टेस्ट देने होंगे जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की है। हन्नान, हन्नान ने आज की बाजी, आज की महफिल लूट ली है जी। तो हन्नान ने बिल्कुल ठीक फरमाया। ठीक है कि इन शॉर्ट जो सब कुछ मैंने बताया है उस सब की अगर हम समरी बनाएं तो उसकी समरी यही है कि आप सब ने घबराना नहीं है। ठीक है, लेकिन बच्चों मैं कोई तब्दीली नहीं लाने लगी, मैंने तब्दीली के कोई वादे नहीं किए। ठीक है, मैं तब्दीली में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जी, तो इम्पॉर्टेंट बातें अगर मैं दोबारा से रिवाइज करूं, कल से आपने ऑडिट के लिए एक अपना रजिस्टर भी मेंटेन करना है। ठीक है, जिस पे आप सारे टेस्ट देंगे। और डेली टेस्ट की हमने बात करी थी कि डेली टेस्ट तो आपने चैट बॉक्स में देना है। ठीक है, और जो वीकली टेस्ट है वो आपका प्रॉपर इस तरह से हुआ करेगा। अभी जब जब भी क्लासेस ऑनलाइन हुआ करेंगी, जब रेगुलर हो जाएंगी फिर तो ऑब्वियसली टेस्ट का तरीका आपको पता है, लेकिन जब भी ऑनलाइन क्लास में आपने टेस्ट देना है तो उसका मेथड ये है कि आपने LMS के ऊपर टेस्ट अपलोड हो जाएगा, आपने वहाँ से टेस्ट डाउनलोड करके उसको पेपर्स पे जैसे प्रॉपर सॉल्व करते हैं ऐसे सॉल्व करके उसके स्क्रीनशॉट्स लेकर जो टीए है, जो टीचिंग असिस्टेंट है, उसको भेज देने। और फिर वो आपके पेपर जो है वो चेक करके आपको बताएगा कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, तो अगर मैं समराइज करूं, सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क बड़ा ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी के लिए ज़रूरी ये है कि आप एक टाइम टेबल बनाएं और शुरू से उस टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करें। जी, वर्ड पे भी सॉल्व कर सकते हैं बिलाल, फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। सुभान पढ़ लेगा आपकी भी राइटिंग। ठीक है, दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि हम स्टडी टेक्स्ट से पढ़ेंगे। आपके पास क्वेश्चन बैंक और स्टडी टेक्स्ट होनी चाहिए लेटेस्ट। और उसके अलावा आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आप अपने सारे टेस्ट मेंटेन करें, अपनी डेली के समरीज मेंटेन करें, याद करने के तरीके मेंटेन करें। ठीक है, हर रोज़ क्लास के शुरू में हम पिछले लेक्चर के क्वेश्चंस और पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। और क्लास के एंड पे या शुरू में हम एक छोटा सा डेली टेस्ट रखा करेंगे और एक रिवाइज करेंगे पूरे लेक्चर को। कोशिश करेंगे रोज़ हमें लेक्चर के अंदर याद करने की चीज़ें आदत पड़े। ठीक है, फिर हमने ये डिस्कस किया कि ICAP जो है वो उसने चैप्टर वाइज कौन कौन सी ग्रिड्स बनाई हैं। मैंने भी आपको जो स्लाइड्स दिखाई थी मैं दोबारा दिखाती हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें। ठीक है, और आज आपने किताब लेकर किताब के ऊपर ये मार्क करने हैं। आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने चैप्टर्स देखने हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं उनमें से कितने कितने मार्क्स जो हैं एक्सपेक्टेड हैं। फिर आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि मिस जो है वो चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाती। ठीक है, पास पेपर्स प्रेफरेबली अगर आपके पास हार्ड कॉपी में नहीं भी हैं तो सॉफ्ट कॉपी वाले सारे डाउनलोड करके रख लें। क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करके रख लें जिस पर चैप्टर वाइज हम मार्क कर लेंगे शुरू से कि कौन कौन से चैप्टर से हमने कौन कौन सा सवाल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये आपकी आज की असाइनमेंट हो गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने और ग्रुप में भी शेयर कर लिया करें स्क्रीनशॉट्स। और फिर ये अगले पेज का स्क्रीनशॉट भी।
अच्छा जी, अब कल इंशाल्लाह हम एग्ज़ाम टेक्निक जो है वो हम बिल्कुल शुरू में भी पढ़ते हैं, और एग्ज़ाम टेक्निक हम आखिरी लेक्चर में भी मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये कि कल हम एग्ज़ाम टेक्निक भी डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा अभी ऑडिट से रिलेटेड एक छोटी सी मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आज और कल आपने ये सोचना है बैठकर कि ये ऑडिट क्या होता है और क्यों होता है, क्या ज़रूरत क्या पड़ती है इस ऑडिट की, वाई डू वी नीड टू ऑडिट। जी सफ़ी, बिल्कुल, ये जो स्लाइड्स हैं इनके स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें साथ साथ, और या मुझे कह दिया करें, स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दिया करें। जी हसनैन, अब ये तो पूछने का टाइम नहीं रहा, ये तो बड़ी देर हो गई, अब आप ऑडिट तक पहुंच गए हैं, क्या ख़त्म होने वाला है। ये तो मैं नहीं पूछूंगी सीए में क्यों आए, लेकिन ये आपने आज सोचना है, कल सोचना है कि आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं भाई, ऑडिट के सब्जेक्ट की ज़रूरत क्या है। हम तो हिसाब किताब करने जा रहे हैं ना, हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए, हमें बिजनेस की नॉलेज आनी चाहिए, हमें लॉ थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि लॉ अगर नहीं पता होगा तो जुर्माने हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आखिर ये ऑडिट पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो अभी आप सब लोग तुक्का लगाएं कि आखिर ये हम क्यों पढ़ते हैं ऑडिट, कल मैं आपसे दोबारा पूछूंगी। बहुत से लोग ने अकाउंटिंग में इसकी रीज़न पढ़ भी ली होगी। वेरिफिकेशन ऑफ व्हाट? फ्रॉड पकड़ने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई करने के लिए। अकाउंट्स को क्या करना है अजीज, अकाउंट्स तो बने होते हैं, उनको क्या करना है, ट्रू एंड फेयर, ये क्या चीज़ होती है हमारे, फाइनेंशियल वेरीफाई करने के लिए। ऑफिशियल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन, उफ कितने मुश्किल लफ्ज, इज़ा। अच्छा, ये देखने के लिए कि कंपनी जो है वो आईएफआरएस के मुताबिक अकाउंट्स मेंटेन करे कि नहीं, अगर ना करे तो क्या होगा इज़ा, आईएफआरएस ज़रूरी है क्या, कोई कानून है हमारे लिए? जी, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, वो कैसे होता है सुभान? ठीक है जी, तो जिनसे मैंने सवाल पूछे हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए भी पूछे हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड्स के साथ या गैप के साथ कंप्लाई करना होता है, ठीक हो गया जा, ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। तो कुछ जो मैंने जवाब आपको सवालों की तरह पूछे हैं वो मैं कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के पूछी हूँ, ताकि कल आप और भी ज़्यादा सोच के आए, पढ़ के आए, देख के आए, कहीं से गूगल करके आए कि आखिर हम जो पढ़ने लगे हैं इसकी क्या वजह है, क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी हमें, ठीक है। चलें जी, अब हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया। अपने रजिस्टर्स, अपना टाइम टेबल, जितनी भी आज आपको बातें बताई हैं, ठीक है, रीजनेबल स्टोर्स में होती है फ्राज। जी हसनैन, आपका सवाल क्या है? कंफ्यूजन तो अब परसों या कल ख़त्म होगी, कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे इसको बाकायदा, ठीक है, पूरी स्टोरी लाइन के साथ। जी हसनैन, नहीं नहीं, इतनी लंबी कंफ्यूजन नहीं है हसनैन कि आपको नींद ही ना आए रात को। चलें जी, थैंक यू सो मच। अगर किसी का अभी भी कोई सवाल है हसनैन के अलावा, चलें, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़ एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।